हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में, जो कि अयोध्या में बन रहा है। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी राज्य मुख्यालय से दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद के बारे में, उसके कुछ घटनाक्रम के बारे में, और फिर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी कुछ ताज़ा हालातों के बारे में। तो आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि राम मंदिर जो कि अयोध्या में बनने जा रहा है, वह अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है और इस का जिक्र हिंदुओं के किताब रामायण में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस विचार से एकमत हों। बहुत सारे अलग अलग जगहों पे भी अयोध्या होने का दावा किया जाता है, पर मौजूद साक्ष्य के मुताबिक ये अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे है, उसे ही राम की राजधानी अयोध्या माना जाता है। जब आप अयोध्या शब्द पर गौर करेंगे तो पाएंगे अयोध्या दो शब्दों के जोड़ से बना है, जिसका अर्थ होता है जहाँ कोई युद्ध न हुआ हो, और ये इतिहास में अवध प्रांत की राजधानी रही है। और अवध का अर्थ होता है जहाँ किसी का वध न हुआ हो, यानी जहाँ किसी की हत्या न हुई हो। अभी जहाँ मंदिर का निर्माण होना है, वहाँ कुछ वर्षों पहले तक यहाँ एक बाबरी मस्जिद नामक मस्जिद हुआ करती थी, जिसका निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था और अपने राजा बाबर के सम्मान में इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। इसका निर्माण 1527 ईस्वी में करवाया गया था और कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि इस मस्जिद के नीचे एक मंदिर थी, यानी मंदिर को गिराकर ही बनाया गया था, यानी मंदिर के मलबे से ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। फिर जब अंग्रेज़ों का शासन आया, यानी जब मुग़ल का शासन खत्म हो चुका था, फिर इससे जुड़ी कुछ विवाद सामने आए। कभी इसका फैसला हिंदू पक्ष के हक में जाता तो कभी मुसलमान पक्ष के हक में। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित ज़मीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। जहाँ पर पहले कभी बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर अभी रामलला की मूर्ति स्थापित थी। तो बात आती है कि बाबरी मस्जिद कहाँ गई। तो इसका जिक्र करते ही बाबरी विध्वंस की घटना याद आती है। 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में एक रथ यात्रा निकाली गई, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू होकर पूरे भारत भ्रमण के बाद अयोध्या को आनी थी। पर यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद रोक दी गई थी और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चूँकि उस वक्त केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी, तो बीजेपी ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और इस प्रकार केंद्र सरकार गिर गई थी। फिर बाद बाबरी विध्वंस की केस कोर्ट में आई और इसके मुख्य आरोपी कुछ बीजेपी नेताओं को बनाया गया, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और भी बहुत सारे नेता थे। और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस घटना की जिम्मेदारी खुद लेते हुए कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दिया था, अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद फिर ये केस चला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच, जिसके सदस्य उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी भी थे, उन्होंने एक मत से ये फैसला दिया कि उस ज़मीन पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और ये कहते हुए वो सारी ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी। ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला केस था। इसमें राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से वकील के पराशरन थे, जो भारत के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इससे पहले इन्होंने सबरीमाला केस और राम सेतु केस भी
सरकार की तरफ से लड़ चुके हैं, जिनमें सबरीमाला केस में उन्होंने सरकार की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और राम सेतु केस में उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि ये पूरी ज़मीन 67 एकड़ है, लेकिन इसमें सिर्फ 2.77 एकड़ ज़मीन ही विवादित थी और ये सारी ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई और इस केस का नाम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट रखा गया था। ये फैसला आने के बाद केंद्र सरकार की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसका नाम राम जन्मभूमि तीर्थस्थल न्याय क्षेत्र रखा गया, जो कि मंदिर का निर्माण रख रखाव की जिम्मेदारी संभालेगा। और मुस्लिम पक्ष को विवादित स्थल से 25 किलोमीटर दूर धन्यपुर में एक 5 एकड़ की ज़मीन दी गई। अब जब ट्रस्ट का निर्माण हो चुका है, गठन हो चुका है और जितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब पूरी हो चुकी है, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा मंदिर का नींव डाला जाना है। इसके लिए जगह जगह से मिट्टी मंगाई जा रही है और नदी के जल भी आ रहे हैं। फिर मीडिया में कुछ खबर आई थी टाइम कैप्सूल के बारे में कि मंदिर के नींव में एक टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, जिसमें मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ होंगी, जैसे मंदिर कब बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये ज़मीन किसको सौंपी जा रही है, इस पे किसका मालिकाना हक है। ये सारी जानकारियाँ टाइम कैप्सूल में होती हैं और ये कैप्सूल ज़मीन में कुछ गहराई में दफन कर दिया जाता है, ताकि बाद में जब कभी इस जगह की खुदाई हो तो उनके हाथ ये जानकारी लगे और उन्हें मालूम हो सके कि ये ज़मीन किसकी थी उस समय में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है और उन्होंने बताया है कि हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने लाल किला के पास एक टाइम कैप्सूल को दफन किया था। हालांकि अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है कि उस टाइम कैप्सूल में क्या इन्फॉर्मेशन थी, चूँकि अभी ये कोरोना महामारी का समय है और इस समय में मंदिर की नींव डाली जा रही है, तो इसको लेकर कुछ राजनीति भी हो रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा था कि मंदिर निर्माण से कोरोना दूर नहीं हो जाएगा, सरकार को इस महामारी से लड़ने में ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नींव पूजन समारोह में सम्मिलित होने का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि उनके प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का ये कदम उल्लंघन करता है और ये संविधान के खिलाफ है। और उन्होंने आगे लिखा कि हम ये नहीं भूल सकते कि उस जगह पर 400 सालों तक बाबरी मस्जिद थी, जिसे कि क्रिमिनल द्वारा, अपराधियों द्वारा, अपराधी भीड़ द्वारा 1992 में गिरा दिया गया। तो अब मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप नीचे लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।